दोस्तों सन 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी, रजनीश वर्सेस नेहा, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस डायरेक्शन पास करी थी। और अब सन 2024 में नए कानून लागू होने के बाद एक बार फिर से पत्नी के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है। दोस्तों, पत्नी का मेंटेनेंस कितना होना चाहिए, वो मेंटेनेंस किन फैक्टर्स पर डिटरमिन होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए उस मेंटेनेंस का, क्या कोर्ट्स रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में दिए गए पॉइंट्स को फॉलो कर रही हैं, अगर पति पत्नी को मेंटेन नहीं कर रहा है तो क्या पति पर मेंटेनेंस एज ए पनिशमेंट लगाया जा सकता है, और कितना मेंटेनेंस पत्नी के लिए पर्याप्त है। ये सभी पॉइंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किए। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी कोर्ट्स को डायरेक्शन दी कि जब भी पति पत्नी का मेंटेनेंस केस उनके सामने आए तो इस जजमेंट में दी गई गाइडलाइंस और डायरेक्शंस को ज़रूर फॉलो करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ तक कहना था कि पति पर मेंटेनेंस एज ए पनिशमेंट नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी जब मेंटेनेंस फिक्स किया गया, परमानेंट एलिमनी फिक्स की गई, तो पति को 2 करोड़ रुपए पत्नी को देने के ऑर्डर किए गए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2015 में होती है और सन 2016 में, यानी कि 1 साल खत्म होने से पहले ही पत्नी पति पर 498 का केस डाल देती है। इसके बाद पत्नी डीवी एक्ट का केस भी पति पर डालती है और डीवी एक्ट के केस में पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है, जिसमें कि कोर्ट पत्नी की फेवर में 35,000 रुपीज़ 35,000 रुपये पर मंथ पति को मेंटेनेंस देने का ऑर्डर करती है। पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए सेशन कोर्ट में अपील फाइल करती है, जो कि अलाउ कर दी जाती है। अब पत्नी का मेंटेनेंस 35,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दिया जाता है और माइनर बेटी का मेंटेनेंस 55,000 रुपीज़ पर मंथ कर दिया जाता है। दोस्तों, इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद भी पति पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस पे नहीं करता। पत्नी हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है कि पति के बैंक अकाउंट्स को अटैच किया जाए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति का कहना था कि पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है और ना ही बेटी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है। पति ने बताया कि पत्नी अच्छा खासा कमा रही है, काफ़ी सालों से वो एम्प्लॉयड है, साथ ही उसके बहुत सारे एसेट्स हैं और उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है। बेटी के रिगार्डिंग पति का कहना था कि वो बेटी उसकी है ही नहीं, पत्नी की पहली मैरिज से वो बेटी है और पत्नी की जो पहली मैरिज थी उसमें भी पत्नी ने 1 टाइम सेटलमेंट के नाम पर पिछले पति से 40 लाख रुपए ले रखे हैं। पति ने यह भी बताया कि 1 साल से कम समय में भी पत्नी उसका घर छोड़कर चली गई, उस पर 498 का केस डाल दिया, डीवी एक्ट का केस डाल दिया। तकरीबन 9 साल से वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और अब दोनों का साथ रहना इम्पॉसिबल है, यानी कि उनकी मैरिज अब केवल पेपर्स पर एग्जिस्ट करती है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पति पत्नी को डाइवोर्स ग्रांट किया ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस और एलिमनी पर बात छेड़ी। देखिए, सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि मेंटेनेंस किसी भी तरह से पति पर पनिशमेंट की तरह नहीं लगाया जाना चाहिए। ये एक पत्नी को दिया जाता है केवल इस वजह से ताकि पत्नी को और ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और मेंटेनेंस कितना होगा, किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, इसका भी कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, ये हर केस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैक्टर्स बताए जो कि जब भी मेंटेनेंस डिसाइड होगा तो उन्हें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जब भी पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स होगा तो वो किन फैक्टर्स पर डिसाइड होगा। क्या केवल पत्नी के फैक्टर्स ही देखे जाएंगे या पति के फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। देखिए, पहला फैक्टर है स्टेटस ऑफ द पार्टीज। इसमें
पार्टीज का क्या सोशल स्टेटस है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, कौन से वर्ग से आते हैं, ये सभी चीज़ें देखी जाएंगी। इसके बाद पत्नी की या माइनर डिपेंडेंट बच्चों की क्या नीड्स हैं, और ये नीड्स भी ऐसी होनी चाहिए जो कि बहुत ही रीजनेबल हों, यानी कि कोई भी लेविश या लग्जूरियस नीड्स नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पति पत्नी की क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पढ़े लिखे हैं, और उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, यानी कि आज के टाइम पर या पहले वो क्या काम करते थे, करते हैं, और उनकी कितनी आमदनी है। इसके बाद यदि पार्टीज के द्वारा किसी भी तरह की कोई एसेट्स ओन किए जाते हैं या उनकी कोई इंडिपेंडेंट इनकम है, तो उसे भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैट्रिमोनियल होम के हिसाब से होगा, यानी कि शादी के बाद पत्नी जिस घर में गई उस घर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, वो क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे, उस हिसाब से पत्नी के मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाएगा, ना कि पत्नी के घर के स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसके अलावा यदि पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइसेस किए गए हैं, ज़्यादातर पत्नी के द्वारा किए जाते हैं कि शादी के बाद उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, तो वो सेक्रीफाइसेस को भी मेंटेनेंस डिसाइड करते समय ध्यान रखा जाए। अगर पत्नी नॉन वर्किंग है, उसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसे में लिटिगेशन कॉस्ट का भी प्रोविजन है, लेकिन वो लिटिगेशन कॉस्ट भी रीजनेबल होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कंसीडर किया जाएगा वो है फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड, यानी कि पति की कमाने की क्षमता क्या है, वो कितना कमा रहे हैं, उसकी क्या जॉब है, उससे उसकी कितनी इनकम है, उसकी और ऑब्लिगेशंस या लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, उसके डिपेंडेंट कितने हैं, साथ ही अगर उसने कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, कोई लोन है, कोई उसके डेट हैं, तो उसे भी ध्यान में रखा जाए जब भी पत्नी का मेंटेनेंस डिसाइड किया जाए। दोस्तों, जब मेंटेनेंस फिक्स करने की बात आई तो पत्नी का कहना था कि उसे 4 लाख रुपए हर महीने बतौर मेंटेनेंस चाहिए, और अपनी माइनर बेटी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी लिविंग के लिए 75,000 रुपीज़ पर मंथ के मेंटेनेंस चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी अपने अपने इनकम एफिडेविट सबमिट कर चुके थे। पति के एफिडेविट से पता लगता है कि पति एक बड़े बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है और उसकी ग्रॉस सैलरी 8 लाख रुपए हर महीने की है और नेट सैलरी 5 लाख रुपए है। इसके अलावा उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स भी हैं। पति की एक डिपेंडेंट रिश्तेदार भी है जिनका खर्चा अराउंड 55,000 रुपये है, और पति का अपना खर्चा, अपने एक्सपेंसेस तकरीबन 4 लाख के हैं। जबकि दूसरी तरफ पत्नी के एफिडेविट से पता लगता है कि पत्नी एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में HR हेड है। पत्नी की सैलरी तकरीबन 1,40,000 रुपये पर मंथ है, यानी कि अगर पति पत्नी की इनकम को कंपेयर करें तो पति की इनकम तकरीबन 5 टाइम्स ज़्यादा है पत्नी से। लेकिन पति के पास ऑब्लिगेशंस भी हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ भी हैं, उसके पास 3 डिपेंडेंट हैं, उसके माता पिता और एक उनके रिश्तेदार, साथ ही उसके पास बैंक लोन्स हैं और अपने एक्सपेंसेस भी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्योंकि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करके पति पत्नी को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया है, ऐसे में मेंटेनेंस से बेटर होगा वन टाइम सेटलमेंट। और जब वन टाइम सेटलमेंट की बात करी गई तो पत्नी का कहना था कि अगर वन टाइम सेटलमेंट होती है तो उसे 5 से 7 करोड़ रुपए चाहिए, जबकि पति केवल और केवल 50 लाख रुपए देने को तैयार था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग ही मोड में था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी जजमेंट्स में दी गई गाइडलाइंस और इस जजमेंट में दिए गए फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पति पत्नी के बीच में वन टाइम सेटलमेंट कराई, और वन टाइम सेटलमेंट को डिसाइड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पति पत्नी को 2 करोड़ रुपए की अमाउंट पे करेगा। दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या पति पर एक पनिशमेंट के तौर पर यह ऑर्डर पास किया गया? क्योंकि पति 50 लाख रुपए देना चाहता था, पत्नी 5 से 7 करोड़ मांग रही थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंसिंग करते हुए बीच का रास्ता निकाला और 2 करोड़ फिक्स कर दिया। इसका मतलब तो यह है कि पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मांगे, ताकि अगर कम भी किए जाएं तो भी इतनी अमाउंट हो जो कि बहुत ही ज़्यादा हो। और ऐसे में जो फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं, जो फैक्टर्स को हम डिटरमिन करने की बात कर रहे हैं, क्या उन्हें ध्यान में रखा गया है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा।
यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।